because when we are R1 is added in given equation, ठीक है, जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्वेशन क्या थी, R इज इक्वल टू P बाई क्यू इनटू S, ठीक है। तब R1 प्रेजेंट है, हमारा R जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास उसमें क्या हो चेंज हो रहा है, R में हमारे पास R1 ऐड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे R1 इसमें ऐड किया और S1 S2 हमारे S में हमने ऐड किया, ठीक है। तो R2 हमारा S में ऐड हो गया, तो हमारे जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने एक रिलेशन ड्राई किया इस इक्वेशन से, R1 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P बाई P प्लस Q, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन we find out the R1 value. R is basically R1 plus R2, ठीक है। तो यहाँ पे R को हमने ये पुट किया। Similarly we find out the R2, ठीक है, Q by Q plus P plus Q into R। तो हमने R1 and R2 पुट किया in a previous equation to find out the final relation in this, right? अब हमें इसे सॉल्व किया, अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन हम कंसिडर, लेट्स से कि हमारे पास जो रिलेशन है दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, P बाय P प्लस क्यू इंटू R। तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाते हैं एंड देन वी गेट द R इज इक्वल टू P बाय क्यू इंटू S। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन है वो सेम आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने मॉडिफिकेशन किया, बट मॉडिफिकेशन के बाद भी हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट रिलेशन, ठीक है। The above equation shows that if the galvanometer contact at point D, then the resistance of lead will not affect their results, right? But this is there is some problem जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लीड कांटेक्ट, ये हमारे पास जो लीड है एम एन एन पॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास ये फिक्स नहीं रहता। If there is a variation between R1 and R2, that will affect your final relation, ठीक है। R1 और R2 चेंज हो रहा है, तो आपके पास जो रिलेशन है R1 बाय R2 इज इक्वल टू P बाय Q, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं रहेंगे, ये तो फिक्स है, बट ये आपका वेरिएबल पार्ट, राइट। तो ये फिक्स, ये वेरी हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशंस है ये भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू नहीं रहेगी एंड वी गेट द इम्प्रॉपर आउटपुट, ठीक है। तो एग्जैक्ट रेशियो ना होने की वजह से वी हैव अ प्रॉब्लम इन दिस बेसिक ब्रिज, okay. So now move into a Calvin's double bridge, right? उसमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होने की वजह से हमारे पास जो रिलेशन है प्रॉपर नहीं आता, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने इसको मॉडिफाई किया अपने ब्रिज को, we have, and this modified bridge is called the Calvin's double bridge. In this bridge, the arm ratio arm P by Q is equal to Q by small small, sorry, small p by small, okay. And we have some condition, P and Q is the first ratio of the arm and small p and Q is the second ratio of the arm, okay. And the rate current is made to pass through the two resistance R and S respectively from the battery, ठीक है। एंड अब आप देखो ये रेशियो आर्म्स हैं जो फिक्स रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। तो इस वजह से हमारा जो रिजल्ट आता है वो प्रॉपर आता है, बट देयर इज सम डिफिकल्टी बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर relations to find out the final equations. Let's say जो हमारी कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो रिलेशन है P स्मॉल p एंड Q इज इक्वल टू P बाय Q, ठीक है। अंडर बैलेंस कंडीशन जीरो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर हमारे पास ये रेशियो ट्रू है तो इसका इसमें क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो करंट है यहाँ से जीरो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस कंडीशन हमारी आती है एंड द बैलेंस कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी
is equal to the voltage drop between point A and D. उसने क्या किया कि potential difference between A B is equal to the voltage drop against point A and D. ठीक है, ये ट्रू रहता है। तो हम ये कंडीशन को फिर एनालाइज करेंगे, राइट। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ए बी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हम ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू टी बाय पी प्लस क्यू इंटू ई ए सी, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल वोल्टेज अगेंस्ट ए एंड सी पॉइंट। ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपको करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और द रेशियो, इफ यू फाइंड आउट द पॉइंट द पोटेंशियल इन अ मिड पॉइंट, तो वी कैलकुलेट इन दिस वे, ए बी इज इक्वल टू पी बाय पी प्लस क्यू इंटू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास EAC, अब EAC है क्या? दिस ब्रांच पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम इस ब्रांच की अगर हम बात करें, तो अगर मैं सर्किट बनाऊं इस टाइप से रेजिस्टेंस, ये हमारे पास R है, कैपिटल R S, ये स्मॉल p स्मॉल q, ठीक है। यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा। अब हमारा AC इस पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या है, एक डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, और ये हमारे सीरीज में है। यहाँ पे क्या रखा है हमने, ये तो दोनों सीरीज में R एंड S, प्लस दिस पार्ट इज इन डेल्टा पर, इज ए डेल्टा कनेक्शन। तो हम, अगर आपने स्टार डेल्टा सर्किट पढ़े हैं, राइट, तो आप इजिली से सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टार डेल्टा कनेक्शन, P प्लस क्यू आर इन द सीरीज विद, sorry, P plus Q is parallel with R, ठीक है। P plus Q dot R divided by P plus Q plus R, ठीक है। यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी, एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना। यस, यहाँ तक क्लियर है? कोई रिस्पॉन्स तो दो बच्चों। हेलो, यस सर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे AMD। AMD रेजिस्टेंस, सॉरी, पोटेंशियल है क्या, AMD, ठीक है। AMD हमने क्या कहा था, EMF ऑफ AB इज इक्वल टू EAMD, ठीक है। इस ब्रांच और इस ब्रांच की सेम रहेगा, तभी आपके पास ये नल कंडीशन आएगी यहाँ पे। तो AMD निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। AMD, द पोटेंशियल ऑफ दिस ब्रांच which is equal to I total current into the resistance of that particular branch. अब AMD इसकी बात कर रहे हैं, इस ब्रांच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा सीरीज में R इनटू, ये हमारे पास ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी P प्लस Q इनटू द टोटल
resistance of this delta. ठीक है, P plus Q into R divided by P plus Q plus this R. तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पार्ट की रेशियो वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपको अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन सॉल्व करना आता है तो आप ये इजीली कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक है, तो ये हमारे पास EM डिफरेंशियल आ गया. देन ये AMD है, AMD. ठीक है, नॉट AC, बिकॉज यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा R, यहाँ पे R आ जाएगा इसके साथ. इसमें मिस्टेक हो रहा है एक्सप्रेशन में. हाँ सॉरी, R एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, EAMD इज इक्वल टू I इंटू R प्लस PR इंटू P प्लस Q प्लस. ठीक है, एक्चुअल में ये रिलेशन आएगा EMD. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास ये इक्वेशन आएगा. राइट, तो हमारी कंडीशन क्या थी, AC इज इक्वल टू नॉट AC, AB सॉरी, AB इज इक्वल टू AMD. ठीक है, यही कंडीशन थी हमारी कि हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट AB इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द पॉइंट AMD. तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की. हमने इसकी वैल्यू पुट किया यहाँ पे P बाई P प्लस क्या हो इंटू, ये आपका पार्ट क्या था, EAC. ठीक है, हमने पुट किया इज इक्वल टू I इंटू यहाँ पे R आ जाएगा प्लस दिस. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन ये आ जाएगा. राइट, इसे सॉल्व कीजिए, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे. ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसको सॉल्व करके देखना उससे. ठीक है, ट्राई करना. अदरवाइज अगर नहीं होता है नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे बता सकते हैं, देन वी आई विल सॉल्व फॉर यू. राइट, तो बेसिकली हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस रिलेशन which is equal to R is equal to P by Q into dot S plus P R by P plus Q plus R ब्रैकेट P by Q माइनस स्मॉल p के आएगा. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है. अब इस रिलेशन को देखिए. अब हमारी जो स्टार्टिंग में हमने कंडीशन क्या रखी थी कि हमारे पास द रेशियो P by Q, कैपिटल P by Q इज इक्वल टू स्मॉल p by Q. ठीक है, तो ये रेशियो इक्वल है. तो इसके अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये रिलेशन जीरो हो जाएगा ये पार्ट. तो अल्टीमेटली जो रिलेशन आएगा ये रिलेशन है. राइट, तो इसका डज इट मीन कि हमारा जो फाइनल रिलेशन है वो जो आफ्टर मॉडिफिकेशन सेम रहता है. ठीक है, अगर हम इस रेशियो आर्म को सही इक्वल रखें तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो सॉल्व सॉल्यूशन के बाद सेम रहेगा आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रिज. ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो मॉडिफिकेशन से हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट हैं, बट जो इक्वेशंस है वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम रहती है. The equation shows that the result obtained from the Cadmiel double bridge is free from impact of the connecting lead circuit. Lead resistance. अब lead resistance क्या है, यहाँ पे जो हमने resistance यहाँ पे यूज किया R. ठीक है, हमने लीड रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया और थोड़ा सर्किट को मॉडिफाई किया. राइट, तो हमारा जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r. ठीक है, विच इज द लीड रेजिस्टेंस. अब इससे इंडिपेंडेंट है, तो अगर आपका ये रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका आपके फाइनल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल रिलेशन. राइट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ Calvin's double bridge. So we have some limitation also.
with Kelvin bridge, the sensitive galvanometer is used for detecting the balance condition. As already we know, the galvanometer is very sensitive device. ठीक है, अगर हम इसे कैलिब्रेट नहीं करेंगे अपने मीटर को तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी improper रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, बिफोर यूजिंग द सर्किट वी शुड कैलिब्रेट द galvanometer. Okay. Second, the high measurement current is required for obtaining the good sensitivity. Right? कि high measurement current, अगर आपके पास एक उसकी threshold limit से low current flow कर रहा है, अगर आपके सर्किट से फॉर एग्जाम्पल माइक्रो एम्पियर, ठीक है, लो करंट मेजरमेंट के लिए हम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट, बट द करंट वैल्यू इज वेरी स्मॉल which is cannot be detected through the galvanometer. ठीक है, तो इसका कोई तो हम उसे हमारे जो galvanometer है उसको कुछ भी डिफ्लेक्शन आपकी शो नहीं करेगा. तो we need proper value of current to get a good sensitivity. ठीक है, sensitivity or deflection you can say in your meter. ठीक है, and nowadays we have a Kelvin's bridge ohmmeter which is used as a resistance measurement device instead of Kelvin's bridge. ठीक है, तो ये हमारा Kelvin bridge है. इसमें अगर आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. Yes, any question in Kelvin's bridge? No, sir. No. Yes, yes, no, बेटा कुछ तो बोलो. आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्लास. इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स भी एक दो स्टूडेंट करते हैं. इट्स नॉट गुड. ओके, तो आप कुछ स्टूडेंट नए हैं तो नो प्रॉब्लम, बट हमेशा तो नहीं रहेंगे ना बेटा. फर्स्ट क्लास अटेंड करिए तो आप बताइए आपको अगर डाउट है. ओके, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल ब्रिज. राइट, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, कैल्विन्स ब्रिज था हमारा रेजिस्टेंस के लिए, मैक्सवेल ब्रिज है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट. ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंपैरिजन. That is, the value of unknown inductance is determined by comparing it with the known value and standard value. ठीक है, ये हमारे पास जो भी नोन और स्टैंडर्ड वैल्यू उनके साथ हम अननोन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. There are two methods. One is your Maxwell inductance bridge, another is your inductance capacitance bridge. Right? First जो हमारा मेथड है Maxwell inductance bridge, it is again modified Wheatstone bridge. सिंगल टू वेवस्टोन ब्रिज है. जैसे इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया, फर्स्ट हमने इसमें ऐड किया एक L1 inductance, second is your L2 inductance, and R2 and L2 both are variable. ठीक है, हमने वेरिएबल यूज किए. ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर R1 आपको R1 और L1 आपने कैलकुलेट करने हैं. ब्रांच इम्पीडेंस आपने सुना ही होगा, एक ब्रांच को अगर हम टोटल उसका रेजिस्टेंस निकालें तो उसे हम बोलते हैं ब्रांच इम्पीडेंस. दैट इज योर Z1, Z2, Z3 and Z4 called the branch impedance.
Impedance is the combination of inductance, capacitance or resistance of that particular branch, right? Yes, sir. Now let's say L1 is your unknown inductance of the R1. L2 is a variable inductance, as you can see. R2 is your variable resistance connected in series with L2, and R3 and R4 your known inductance resistance value, right? अब यहाँ पे हमने क्या प्रोसीजर है हमारा, सेम हर एक ब्रिज में हमारे पास सेम स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी हम ब्रिज यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास सेम स्टेप्स रहते हैं। सभी में हमें फाइंड आउट करना होता है बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन, कि अगर हमारा ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो हमारा क्या रिलेशन रहेगा, उसी रिलेशन पे हम वैल्यूज इम्प्लीमेंट सोल्यूशन निकालते हैं। बिकॉज जब भी हम कोई वेरिएशन हमारे ब्रिज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी R1 एक अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया अपने ब्रिज में, तो क्या हुआ, हमारा जो बैलेंस कंडीशन है वो नहीं रहेगी, बैलेंस इज अनबैलेंस कंडीशन, ठीक है, ब्रिज हमारा अनबैलेंस स्टेट में चला जाएगा। तो वी नीड टू बैलेंस अगेन, फॉर दैट वी चेंज R2 वैल्यू और L2 वैल्यू, ठीक है, हम इनको वेरी करेंगे ताकि हमारा जो ब्रिज है अगेन आपका बैलेंस स्टेट में है। And after balancing, we find out the relation between Z1, Z2, Z3 and Z4, and we compare with your standard results, ठीक है। यहाँ पे हमने अंडर बैलेंस स्टेट बैलेंस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो Z1 है इंटू Z3 सॉरी Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ठीक है, ये हमेशा याद रखना एक्सप्रेशन Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली Z1 क्या है हमारे पास R1 प्लस j ओमेगा L1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टेंस पार्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम इसे j ओमेगा L1 रिप्रेजेंट करेंगे इनटू R4, योर Z4 ब्रांच इम्पीडेंस इज इक्वल टू R3 इनटू R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस j ओमेगा L2, दिस इज योर Z2 बार, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, वी मल्टीप्लाई एंड सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका रियल पार्ट है, पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 R2 R3, तो R4 हमने इसके डिनोमिनेटर में ले गए, बिकॉज हमने फाइंड आउट क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू हमने ऊपर मेंशन किया था, these are the unknown resistance and inductance L1 and R1, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने रिलेशन यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं सॉल्व किए। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी में भी आप देख सकते हो R4 L1 एंड लेफ्ट राइट साइड में क्या आपके पास R3 स्मॉल R2 प्लस j ओमेगा L2 R3, ठीक है। तो हम इसे L2 डिवाइड बाय R4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया R2 R3 है यहाँ पे, और R2 के लिए पे R3 प्लस स्मॉल R2, ठीक है।
प्लस R3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया R, गलती की है मैंने। यस, ये एक्सप्रेशन सही है। यहाँ पे आप एक मिनट का चेक करो, यहाँ पे R3 आ गया हमारे पास, R3 इंटू, ठीक है, R3 बाई, ये गलत होगा, एक्सप्रेशन गलत है। यहाँ पे आएगा L1 इज इक्वल टू बेसिकली R3 डिवाइड बाई R4, ब्रैकेट में आपके पास आएगा R2 प्लस L2। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा, बिकॉज तो हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट जे ओमेगा एल टू ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन रहता है, राइट। तो एक्चुअली तो दीज आर द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो इनके बेसिस पे अगर हमारे पास L2 वेरी कर रहा है, L1 अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है या R1 कैलकुलेट करना है, तो ये रिलेशंस यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस स्विच। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल मैक्सवेल इंडक्टेंस स्विच हो गया। बट इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो वेरिएबल है, एंड वी हैव ए रेजिस्टेंस आल्सो। तो ये वेरिएबल इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दे आर कॉस्टली कंपोनेंट्स। अगर वेरिएबल इंडक्टर यूज कर रहे हैं और वेरिएबल कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉस्टली होते हैं। तो हमारे पास जो ब्रिजेस हैं, ये जो इंडक्टेंस ब्रिज है हमारे पास कॉस्टली ब्रिज है एज कम्पेयर टू सिंपल रेजिस्टेंस ब्रिज। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है वो है आपके पास इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इसमें हमारे पास हमने चेंजेस क्या किया, फर्स्ट Z1 सेम है, Z3 सेम है, Z2 में मॉडिफिकेशन किए हैं। Z2 में हमारे पास जो वेरिएबल R2 और L2 था उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल R2 के साथ। एंड Z4 जो आर्म है हमारे पास, इसमें हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है C4 एंड R4, बोथ आर वेरिएबल कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस, राइट। तो इसमें भी अगर हम सेम कंडीशन अप्लाई करें, बैलेंस कंडीशन, तो हमारे पास जो रिलेशन अगेन वही निकल के आते हैं, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन ड्राइव किया है यहाँ पे। इसमें कि आपके पास R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4 बाई 1 प्लस जे ओमेगा C4 R4 इज इक्वल टू R2 R2। ठीक है, R2 R3 एंड R1 प्लस जे ओमेगा L1 इज डिवाइड बाय, सॉरी, इनटू, ये आपके पास पैरेलल रिलेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और C को हमेशा हम लिखते हैं जे ओमेगा C4। ठीक है, ये R हमारा इस तरह से है, तो अगर हम इसे पैरेलल रिलेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिजल्ट है, राइट। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा, इतने मिस्टेक्स हैं स्लाइड्स में, नॉट गुड। ये प्लस है बिकॉज R1 R4
plus j omega L1 R4 which is equal to R2 R3 because ये हमारा डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर में चला गया मल्टीप्लाई हो गया j omega C4 R4 R2 and R3 ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सिंगल इक्वेशन जिसमें से अगेन हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे राइट एंड देन वी हैव ए R1 is equal to R2 R3 by R4 ये आएगा ना R1 is equal to R2 R3 by R4 ठीक है एंड L1 is equal to L1 यहाँ पे देखिए तो हमारे पास j ओमेगा R4 ये कैंसिल हो जाएगा j ओमेगा R4 तो हमारे पास L1 बचेगा C4 R2 R3 C4 R2 R3 ठीक है। तो हमारे पास ये रियल पार्ट ये आपके पास इमेज right so above equation again we have a two independent variable resistance and capacitance which appear in one of the two equations and hence both our equations are independent ठीक है। तो हमारे पास R4 हमारे रियल पार्ट में और C4 हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है R1 एंड L1 दे हैव variable part variable inductance and resistance and and both equations are independent to each other ठीक है कि हमारे पास अगर R4 वेरी कर रहा है तो इट विल इफेक्ट ऑन ओनली ऑन R1 अगर C4 वेरी कर रहा है तो इट विल इफेक्ट ओनली ऑन L1 ठीक है। तो अब we find out the quality factor of the expression quality factor अगर हम बात करें तो व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर क्या इज योर ओमेगा L1 by R2 which is equal to ओमेगा C4 R4 क्योंकि हमने वैल्यू पुट की है L1 की क्या वैल्यू है ओमेगा R2 R3 C4 डिवाइड बाय R2 R3 R4 ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा ओमेगा C4 R4 ठीक है। तो ये सिंपल आपके एक्सप्रेशंस हैं आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टेंस मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आपको वैल्यूज गिवन होंगी ठीक है। आपको ब्रिज बनाना आना चाहिए अगर आपको ब्रिज बनाना आता होगा तो आप इजीली वैल्यू पुट करके रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं R1 L1 की वैल्यू एंड क्वालिटी फैक्टर ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो यू कैन सॉल्व इट इजीली right and advantage of Maxwell bridge the balance equation of the circuit is free from frequency as you all see ओमेगा हमारा दोनों इक्वेशंस में एब्सेंस है ठीक है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी से फ्री है बोथ बैलेंस इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हमने बात की थी अभी and the Maxwell inductance capacitance bridge is used for the measurement of high range inductance right and but we have some disadvantage also Maxwell inductance capacitance bridge require variable capacitor which is very expensive which ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर है तो कॉस्टली भी होते हैं जैसे जैसे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी हमारी जो कॉस्ट है ब्रिज की वो भी बढ़ती है ठीक है। तो we minimize this requirement by replace with some standard variable capacitance in the bridge ठीक है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर यूज करके हम ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द bridge manufacture and the bridge only used for the measurement of medium quality coil medium quality coil means कि आपके पास जो इंडक्टर है उसकी जो वैल्यू अगर मीडियम या लो है तो उस केस में हम ओनली मीडियम यूज नॉट फॉर हाई not used for high coil value ठीक है। हाई कॉइल के लिए हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज प्रेफर नहीं करते वी ओनली प्रेफर फॉर मीडियम कॉइल
राइट। जहाँ तक आपको अगर समझ आ गया तो प्लीज बताइए। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था, जो ब्रिज वाले टॉपिक्स हैं सर, ये बुक में दिख नहीं रहे कहीं भी। ये बुक में जो मैंने आपको भेजी है? यस सर। बेटा मैंने आपको बताया है, जो बुक है वो हमारी पुराना एडिशन है, जो ई बुक मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, जो ये टॉपिक्स हैं आपको उसमें मिलेंगे। मैं कंफर्म नहीं कहता, बट जो आपकी न्यू एडिशन बुक्स हैं उसमें ये टॉपिक्स आपके हैं सारे। वो बहुत ओल्ड वर्जन है, उसमें कुछ ही टॉपिक आपको मिलेंगे, और जस्ट हेल्प के लिए मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है, और ये टॉपिक्स एक मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लासरूम में। ठीक है, उसमें शायद हो टॉपिक्स, राइट। और मैं आपके क्लासरूम में एक शीट भी मैंने शेयर करनी है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज मेंशन है कि आपका चैप्टर, आपके न्यू वर्जन जो न्यू एडिशन बुक है उसमें कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक आपने करना है, राइट। तो ये आपको जी सर। पुराने एडिशन में आई डोंट थिंक सो तो कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे, उसमें 50% आपको सिलेबस मिलेगा। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट और थी कि क्या सर हम एक दो क्लासेस डाउट की रख लें अब आगे से, सिलेबस आगे बढ़ाने की बजाय, क्योंकि सिलेबस हमारा हाँ हाँ, नो पीछे चल प्रॉब्लम, रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डाउट ले लेते हैं। यस सर। ओके, हाँ नो प्रॉब्लम। मैं तो चाहता हूँ यार डाउट होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे सोल्यूशन इन डाउट्स को। ठीक है, सर अगर क्योंकि हम हमारा डाउट, सिलेबस नहीं पहुंचा है यहाँ तक और आगे चली जा रहा है क्लास में, तो कोई बात नहीं, हम डाउट नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे। इसके डाउट सेशन ही रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम कोई आगे फर्दर टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक जी है, सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो। और कोई स्टूडेंट? सर प्लीज आप ये पीपीटी शेयर कर दोगे? बेटा मैंने क्लासरूम में डाली नहीं पीपीटी सभी, आई थिंक। सर सर ये ये वाली नहीं डाली शेयर। अभी। ठीक है, मैं आज ही अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लेना। ओके, और मैंने अभी आपको बताया है कि मैं एक शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपके पास चैप्टर और टॉपिक के जो पेज नंबर हैं वो मेंशन होंगे। बट वो आपके जो बुक है लाइब्रेरी में, जो आई थिंक एडिशन तो मुझे याद नहीं है, बट लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो न्यू एडिशन की बुक्स अवेलेबल हैं। तो वो उससे मैंने एक बच्चे को एक बार मार्क कराए थे, तो शीट मेरे पास पड़ी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको बुक में से कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक करने हैं। ठीक है, वो आपको 70 to 80% हेल्प कर देंगे। ये नहीं है कि सिर्फ वही टॉपिक करने हैं, उसके अलावा भी हमारे पास टॉपिक। ठीक है, बट उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी, बिकॉज जो आपकी एक साहनी बुक है वो काफी मोटी बुक है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से आपको सभी चैप्टर्स नहीं करने हैं, कुछ ही चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। ओके, यस सर। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू टेक सर। केयर।